सो देखो हम क्या करेंगे अभी। आई विल टेक यू थ्रू माई स्क्रीन एंड जैसा कि हमने अभी देखा है कि अगर हम हमारे पास अगर इफ देयर आर मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। मान के चलो कि आप किसी जगह पे जाते हो, या फिर कोई कंपनी है, आपके भैया की कंपनी है मान के चलो, ठीक है। तो भैया की कंपनी है आपकी, ये सब मान के चलो ABC एक नाम की कंपनी है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं कंपनी। और इस कंपनी में कुछ एम्प्लॉय है, राइट। एम्प्लॉय है। अब हर एम्प्लॉय को क्या है, आईडी कार्ड है। और अगर आईडी का जो नंबर है आपका, एम्प्लॉय के आईडी का नंबर वो 1 to 10 है, अगर 1 to 10 है तो ही इज अ परमानेंट एम्प्लॉय, ऐसा हम बोलेंगे, परमानेंट एम्प्लॉय। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ टेम्पररी एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉय। ऐसी अगर कंडीशंस आ जाती है आपके पास कभी, कि जिस कंडीशन में एक जो कंडीशन है वो किसी दूसरे कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, राइट। अगर ये आपका एम्प्लॉय आईडी है 1 to 10 के बीच में, तभी आप क्या कहलाओगे, परमानेंट एम्प्लॉय कहलाओगे। और एल्स यू विल बी कंसिडर्ड एज अ क्या कहेंगे उसे, will be considered as a temporary employee। समझ रहे हो चिरंजीव मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब दिख रही है? ये मैं फिर से हटा देता हूँ इसको, और इसको मैं फिर से लिखता हूँ। मान के चलो एक कंपनी है, यहाँ पर एक कंपनी का नाम लिखता हूँ मैं, ABC करके एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में ना एम्प्लॉयज है, राइट, बहुत सारे एम्प्लॉयज है। हर एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय कोड दिया गया है। मान के चलो कि एम्प्लॉय को एक जो कोड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है 0 to लेके या फिर 1 to लेके 10 तक। अब एक कंडीशन ऐसी है कि जिस किसी एम्प्लॉय का कोड 0 से लेके 10 तक का है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय। अगर ये कोड, इनका कोड 0 से लेके 10 तक का नहीं है, मान के चलो 11 जिसका कोड है, वो कंसीडर किया जाएगा कि ये जो एम्प्लॉय है वो टेम्पररी एम्प्लॉय है। अब यहाँ पर फिर इंटर्नशिप पे है ऐसे। हाँ, एक यहाँ पर कंडीशंस कितने हैं, या तो पहले सबसे पहले चेक किया जाएगा कि वो एम्प्लॉय है या नहीं है आपके यहाँ पे, राइट। अगर वो एम्प्लॉय है तभी तो हम उसका एम्प्लॉय आईडी चेक करेंगे, राइट। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो हम रास्ते पे बैठेंगे कि हमारा रिसेप्शन कहाँ रहेगा, कंपनी के अंदर रहेगा, कंपनी के बाहर रहेगा क्या रिसेप्शन? ऑब्वियसली नॉट। कंपनी के अंदर रिसेप्शन है, तो जैसे ही एम्प्लॉय एंटर हो जाता है HR डिपार्टमेंट है या रिसेप्शन पे, वी विल आस्क हिम कि भैया आपका एम्प्लॉय का कोड क्या है। अगर वो एम्प्लॉय बोलेगा कि मेरा कोड 01 से लेके 10 तक का कोई भी है, तभी हम क्या बोल पाएंगे कि वो एम्प्लॉय हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है। और अगर उसका एम्प्लॉय कोड 01 से लेके 10 तक का नहीं है, मान के चलो उसका एम्प्लॉय कोड 11 है, तब वो क्या है हमारा, वो एम्प्लॉय तो है लेकिन किस तरीके का एम्प्लॉय है हमारा, टेम्पररी एम्प्लॉय हो, राइट। तो ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो केस बता रहा हूँ, इस केस में पर्टिकुलरली अगर हमको प्रोग्राम लिखना है इस केस के लिए, तब हम जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे, ऐसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से भी हमने देखा है कि किसी भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में कितने नंबर ऑफ कंडीशंस है वो मैटर करते हैं, और दूसरा मैटर क्या करता है कि कोई चीज किसी के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लाइक सिंपल इफ देयर आर मल्टीपल कंडीशंस, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, राइट। इसके बाद हम ये भी पूछ सकते हैं कि अगर भैया तू परमानेंट एम्प्लॉय है तो तेरा PF कट रहा है क्या, राइट।
ये भी पूछ Right. सकते हैं ना, अगर वो टेम्पोररी एम्प्लॉय है तो हम उसको पूछ सकते हैं कि भैया आपको कंपनी का क्या कहेंगे उसे, फैसिलिटीज कुछ है क्या, राइट। अगर टेम्पोररी एम्प्लॉय है तो उसको पूछेंगे हम कि भैया तेरे को शूज मिले हैं क्या, या फिर कुछ ड्रेस मिला है क्या, इस तरीके का। वो कब आएगा, जब वो टेम्पोररी एम्प्लॉय है तभी आएगा। जब वो परमानेंट एम्प्लॉय है तभी पीएफ का स्कीम आएगा, वरना पीएफ का स्कीम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा। कंडीशन हम बहुत सारे लिख सकते हैं, बट यहाँ पर मैटर करती है चीज कौन सी, कि पहली कंडीशन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर कंडीशंस। समझ रहे हो, पहली कंडीशन इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर कंडीशंस। अगर ऐसा है, इफ first condition is always dependent on, or any condition is always dependent on other conditions, then we can use nested effects। अब nested का क्या होता है मीनिंग, हमने देखा है शुरू से। नेस्ट का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के अंदर। मतलब ये अगर ये रहेगा ऐसा तो उसके अंदर भी एक सर्कल बनेगा ऐसे, इस तरीके से, उसके अंदर दूसरा और सर्कल हो सकता है, उसके अंदर और भी किस तरह, इसके ऊपर भी एक सर्कल हो सकता है, इसके ऊपर भी और एक सर्कल हो सकता है, राइट। सो एवरी सर्कल यू कैन कंसीडर हियर एज अ कंडीशन। और एक कंडीशन अगर ट्रू है, यहाँ से आप अंदर जाते हो तभी तो आप इसके अंदर जा सकते हो, तभी तो आप इसके अंदर जा सकते हो, तभी तो आप इसके अंदर जा सकते हो, राइट। समझ रहे हो, राइट। अगर इसके अंदर ही आप गए नहीं पहली लेयर के अंदर, तो दूसरी लेयर के अंदर जाने का कोई सवाल है क्या, देयर इज नो क्वेश्चन, जा ही नहीं सकते आप। yes, it means every condition is dependent to other condition, right or wrong, Right. every condition is dependent to each other। तो अब यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं। दो चीजें हमेशा ध्यान रखना नेस्टेड इफ में। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ एल्स, एक इफ एल्स। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। नेस्टेड इफ का मीनिंग होता है, जैसे हमने एल्स देखा था, इफ का और एल्स का देखा था, इफ एल्स देखा था, राइट। अब ये इफ एल्स क्या करता था, हमें एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर कंडीशंस देता था, राइट। एग्जैक्टली अपोजिट ईच अदर देता था। और इसका कैसे सिंटैक्स हुआ करता था, इसका सिंटैक्स ऐसा था, हम इफ का स्टेटमेंट लिखते थे, उसके आगे लिखते थे इफ की ट्रू की कंडीशन लिखते थे, ट्रू कंडीशन। ऐसा ट्रू की कंडीशन इसलिए बोला जाता है चिरंजीवी की यहाँ पर हम लॉजिकली सबसे जो पसंदीदा कंडीशन होती है, यानी जिसकी चांसेस ट्रू होने के ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, ऐसी ही कंडीशन लिखते हैं। क्योंकि हमारा रैम का सवाल होता है, हमारा टाइम का सवाल होता है। हम अगर लिखते हैं a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, तो हमेशा हम कैसा लिखेंगे, a इज b इज ग्रेटर, ऐसा करके लिखेंगे, सो दैट हमारे जो चांसेस ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कम से कम हो जाए, राइट। क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है ना एज अ प्रोग्रामर। तो ट्रू की कंडीशन इसीलिए सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम लिखते थे इफ, उसके बाद कंडीशन लिखते थे ट्रू की, उसके बाद इफ का ब्लॉक बनाते थे, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स देते थे, राइट, बेस्ड ऑन कंडीशन। फिर यहाँ पर लिखते थे एल्स, राइट, एल्स लिखते थे, और एल्स के बाद हम एल्स का ब्लॉक बनाते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट्स लिखने से पहले फिर से हम क्या करेंगे, इफ लिखेंगे। इसकी एक खुद की कंडीशन होगी, इसकी भी ट्रू की कंडीशन रहेगी, ट्रू कंडीशन, और यहाँ पर उसका स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे और फिर लिखा जाएगा एल्स का एक और ब्लॉक, एल्स का एक और ब्लॉक, और उसकी खुद की एक कंडीशन रहेगी, उसके खुद के स्टेटमेंट्स रहेंगे, ठीक है। ओके। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक इफ एल्स के स्टेटमेंट में मैं दूसरा इफ एल्स लिख रहा हूं, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पर कर्सर जैसे ही यहाँ आएगा वो इस इफ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू है यानी वैलिड है, तभी वो अंदर जाएगा, और एल्स तो अंदर जाएगा नहीं, राइट। और ये जब अंदर जाएगा उसके बाद भी उसको क्या काम करना है, उसके बाद दूसरी वाली कंडीशन चेक करनी है, जैसे यहाँ पर दी है, राइट। अब ये जो दूसरी वाली कंडीशन है वो भी अगर ट्रू है तभी वो इसके अंदर जाएगा जहां ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं, वरना वो इसके अंदर नहीं जाएगा। वो एल्स वाली कंडीशन को चेक करेगा, या फिर एल्स वाली कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमें पता है इफ और एल्स में जहां पर इफ एल्स लिखा होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है कि एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर कंडीशंस होते हैं। जैसे कि हमने अभी के एग्जांपल में देखा कि अगर वो एम्प्लॉय के पास 0 से लेके 10 तक का एम्प्लॉय आईडी है, राइट,
ये एक कंडीशन हो गई है, और इसके अपोजिट कंडीशन क्या हो गई, उसके पास नहीं है, राइट। उसके पास नहीं है, मतलब 11 है, 12 है, 20 है, 100 है, 1000 है, उससे कोई मतलब नहीं है। But ultimately, what is it is going to prove? It is going to prove that this employee is not a permanent employee. That means it is a temporary employee, right? अब इसको प्रोग्राम में कैसे लेते हैं, तो इसको प्रोग्राम में लेने से पहले एक बार फिर मैं रिपीट करूं कि जहां पर मल्टीपल कंडीशंस होते हैं और हर कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंडेंट होती है, ऐसी स्थिति में हम, ऐसी परिस्थिति में हम क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे। उसको लिखने का तरीका ऐसा है कि पहले तो इफ का स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके अंदर फिर इफ एल्स लिखेंगे। अगर उसके अंदर भी कोई स्टेटमेंट आपको चेक करना है तो उसके अंदर भी आप लिख सकते हो। तो जैसे जैसे जितना आपको डीप में जाना है उतना डीप में जा सकते हो, बट यहाँ पर भी वही चीज होगी जो इफ एल्स में होती थी। क्या होता था, अगर कंडीशन ट्रू है तभी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम प्रोग्रामिंग के थ्रू। जैसे अभी हमारा एग्जांपल था, उस एग्जांपल को अगर हमें इफ एल्स में यूज करना है, नेस्टेड इफ एल्स में, तो कैसे करते हैं। यहाँ पर दो चीजें ध्यान में आ गई चिरंजीवी। पहली चीज है देयर कैन बी मल्टीपल कंडीशंस, और दूसरी चीज है एवरी कंडीशन इज डिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं दो चीजों को लेके पहले से देख रहे हैं शुरू से। सिंपल इफ में हमने क्या देखा, मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं बट कोई कंडीशन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। इफ एल्स में हमने क्या देखा, देयर कैन बी ओनली 2 कंडीशंस, और पहली कंडीशन दूसरे कंडीशन के एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, अब नेस्टेड इफ एल्स में क्या हो रहा है, मल्टीपल कंडीशंस है, उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब तक, क्लियर है ना। ये 2 पैरामीटर्स हमेशा याद रखना चिरंजीवी, ताकि ये कभी भी आपको अगर डिसीजन मेकिंग लेना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो यही लॉजिक है और यही लॉजिक हर जगह पे काम करता है, इवन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ओके, राइट। सो लेट्स सी कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे ले सकते हैं। सो विल राइट दिस प्रोग्राम, अभी का जो प्रोग्राम है वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखते हैं, इंटीजर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर आईडी, एम्प्लॉय का आईडी चेक करना है, फिर लिखेंगे सैलरी, और फिर लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी सैलरी, बस इतना ही। ठीक है, 2 कंडीशन चेक करते हैं। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एक स्टेटमेंट देंगे, प्रिंट एफ, यहाँ लिखेंगे /n के साथ लिखेंगे एंटर योर आईडी। ठीक है, एंटर आईडी लिखेंगे, एंटर आईडी के बाद लिखेंगे स्कैन एफ में हम लिखेंगे %d, उसके बाद कॉमा देके लिखेंगे, किसको देना है इसका एड्रेस, आईडी को देना है, आईडी को देना है। अब आईडी आ गया आपके पास, अब क्या करना है, आपको एक कंडीशन चेक करनी। कौन सी कंडीशन चेक करनी है, कि आपका आईडी 1 से लेके 10 तक है, राइट। तो कैसे लिखेंगे हम, 2 कंडीशन है ना यहाँ, 1 से लेके 10 तक का कैसे कंडीशन चेक करेंगे, इफ आईडी इज, क्या लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू 10। पहले ट्रू का लिखते हैं हमेशा, ग्रेटर देन 0, राइट, 01। उसके बाद एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने देखा है, दोनों कंडीशंस ट्रू है तो तभी ट्रू होगा, और हमें वही चेक करना है यहाँ पे, आईडी इज लेसर देन 10। ठीक है, और ऐसा अगर है, अगर एम्प्लॉय, सर ये कंडीशन फॉल्स होगी ना, लेस देन 10 वाली, कैसे, लेस देन इक्वल टू चाहिए, हाँ लेस देन इक्वल टू चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ पर लिखनी पड़ेगी क्या, ग्रेटर देन 0, नहीं आप, क्योंकि अपन 1 से काउंट कर रहे हैं ना, 1 से काउंट करें, राइट। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पर जैसे ये आ जाता है, तब हम प्रिंट एफ में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया आप क्या करो, अभी आप आपकी सैलरी दे दो, एंटर योर सैलरी। ठीक है, और अगर सैलरी आपकी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर स्कैन एफ करेंगे सैलरी लेने के लिए। स्कैन एफ के लिए हम फिर से क्या करेंगे, %d लिखेंगे, और यहाँ कॉमा देके क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 100 के बाद एंड लिखेंगे,
किस में देना है हमें, सैलरी में देना है, राइट। अब ये सैलरी के ब्लॉक हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब उसकी सैलरी सर वो एंड रह गया, बेस्ड ऑन सैलरी हम क्या करेंगे, उसको परमानेंट है या टेम्पररी है वो डिसीजन दे देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे इफ फिर से, और यहाँ लिखेंगे इफ की कंडीशन, क्या कंडीशन होगी इस बार कंडीशन होगी सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10K, 10,000 से ऊपर है, तभी क्या करेंगे हम, तभी इसको लिखेंगे यहाँ पर प्रिंटफ में कि यू आर, यहाँ लिखेंगे बैकस्लैश देके, यू आर परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है, ऐसा लिखेंगे परमानेंट एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पर हमने इफ के तो सारे लिख दिए, एल्स ये जो यहाँ पर देखो ये जो इफ है इसको अलग करो, ये इफ के अंदर ये इफ है और एक, तो इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा आगे ले लेंगे, इसको थोड़ा आगे ले लेंगे ताकि ये अच्छे से हमें समझ में आए, इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। अब ये हो गया इफ का स्टेटमेंट, यहाँ पर भी एल्स होना चाहिए, राइट, यहाँ पर भी एल्स होना चाहिए, यहाँ पर एल्स लिखेंगे, एल्स के साथ क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर अगर उसकी सैलरी 10,000 नहीं है तो अल्टीमेटली व्हाट इट इज गोइंग टू प्रिंट, इट इज गोइंग टू यू आर अ टेम्पररी एम्प्लॉय, यू आर अ टेम्पररी एम्प्लॉय, यू आर टेम्प एम्प्लॉय, ठीक है, टेम्प एम्प्लॉय। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं यू आर अ टेम्पररी एम्प्लॉय, तो इसको भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पर एल्स का एक ब्लॉक लिखा है, बचा है हमारा, राइट, जो पहले वाला इफ था उसका एल्स का ब्लॉक बचा है। अब मान के चलो कि वो यहाँ पर जिसका एम्प्लॉय आईडी 0 से लेके 10 तक का नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे, अब तब हम एक काम और कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, दैट्स इट, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं हम, वैसे हमने चेक करना था इसलिए हम वो ऐसे कंडीशंस लिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो पहला बाकी का स्टेटमेंट्स है वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे एग्जीक्यूट होना है अदर प्रोग्राम। अब इसको हम देखते हैं कंपाइल करके, 0 एरर्स आ रहे हैं क्या, अच्छा ये और BAC, अच्छा वो पुराना प्रोग्राम है ना सर, नहीं ठीक है, इसको हटा देते हैं, ऐसे लिख देते, ठीक है, अब करेगा वो, ठीक है। एंटर योर आईडी, अब आईडी देना है मुझे, मान के चलो मैंने दे दिया 9, ठीक है। एंटर योर सैलरी, मैंने सैलरी दे दी 11,000, देखो यू आर अ परमानेंट एम्प्लॉय आ गया, बाद में जो बाद में का प्रोग्राम है वो भी आ गया, फिर CJ इज अ गुड प्रोग्रामर वो भी आ गया। इसका मतलब ये है कि उसने कंडीशंस मल्टीपल चेक किए हैं। फिर से एक बार रन करते हैं और यहाँ पर हम रॉन्ग कंडीशन दे देते हैं, मान के चलो मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दिया 11, अब क्या करेगा वो मुझे दे देगा यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, राइट, क्योंकि वो 0 से लेके 10 तक का एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं, राइट। उसके बाद उसने फिर से क्या किया है, अदर जो प्रोग्राम था हमारा नेस्टेड इफ एल्स के बाहर वाला, वो प्रोग्राम जैसे कि वैसे एग्जीक्यूट हुआ है फॉर श्योर, राइट, समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है समझ में चिरंजीवी? यस समझ में आ रहा है। तो ऐसे लिखा जाता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मीनिंग वही होता है कि आपके पास बहुत सारे कंडीशंस है, अब इसके अंदर भी और कुछ कंडीशंस हम जरूर लिख सकते हैं, राइट, इसके अंदर भी बहुत सारे कंडीशंस हम लिख सकते हैं जिसको चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा, लेकिन इसमें 2 चीजें हमेशा याद रखना चिरंजीवी। पहली चीज है कि यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं, दूसरी चीज है कि एक कंडीशन दूसरे कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। चलो राइट डाउन दिस प्रोग्राम। हमारे 2 स्टेटमेंट्स बचे हैं, अब एल्स इफ लैडर बचा है और एक स्विच स्टेटमेंट बचा है। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू नाउ क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा चिरंजीवी, तो हम लोग इवनिंग में बैठेंगे फिर से, चलेगा? ओके सर, चलेगा। वो एट व्हाट टाइम आप बताइए। 5 o'clock और समथिंग, हाँ 5 o'clock चल जाएगा, हमें चलेगा। सो ऑन द सेम लिंक यू नीड टू ज्वाइन, सेम लिंक पे ज्वाइन करना, बस मुझे एक टेस्ट कर देना कि सर आई एम ज्वाइनिंग सो दैट आई विल स्टार्ट द मीटिंग, ठीक है?
ओके। ठीक है चिरंजीवी, ऑल राइट, गुड। प्रोग्राम लिख लिया आपने? लिख रहा हूँ सर। प्रोग्राम लिख लिया? लिख रहा हूँ। चलो लिखो, ठीक है। तो हमने शुरू से देखा है कि जो डिसीजन मेकिंग के स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ, अगर हमें प्रोग्रामिंग के लॉजिक के थ्रू डिसीजन लेना है यूजिंग सम कंडीशंस। तो हमने देखा कि सिंपल इफ होता है, सिंपल इफ का एक अलग ब्लॉक होता है खुद का, वहां पर हम इफ के साथ बहुत सारी कंडीशंस लिख सकते हैं। हर इफ का ब्लॉक इंडिपेंडेंटली काम करता है, कोई कंडीशन किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। फिर दूसरा हमने देखा इफ एल्स, उसमें भी दो कंडीशंस होते हैं, दोनों कंडीशंस एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, ऐसा हमने देखा। उसके बाद जो तीसरा वाला हमने देखा है स्टेटमेंट, वो देखा है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है एक इफ एल्स है, अगर उसके अंदर दूसरा इफ एल्स हो सकता है, उसके अंदर तीसरा इफ एल्स हो सकता है, और ये ऐसी स्थिति में काउंट किया जाता है या ऐसी स्थिति में यूज किया जाता है जहां पर हमें मल्टीपल कंडीशंस है, बट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज एवरी कंडीशन डिपेंडेंट टू ईच अदर। हर कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंड है, इसीलिए हमें नेस्टेड इफ का यूज करना पड़ता है, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना पड़ता है। तो एक इफ एल्स का स्टेटमेंट, उसके अंदर दूसरा इफ एल्स का स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि एम्प्लॉय का आईडी अगर वैलिड है तो सैलरी लेंगे, अगर सैलरी वैलिड है तब कोई डिसीजन लेंगे, वरना हम डिसीजन नहीं लेंगे। हम डायरेक्टली बोल देंगे उसको कि यू आर नॉट अ एम्प्लॉय। अगर उसका आईडी मैच नहीं करता है हमारे रिक्वायरमेंट के साथ, हम उसको बोल देंगे कि यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय, यू आर अ टेम्पररी एम्प्लॉय, राइट। सो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक्स का यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं विद नेस्टेड इफ एल्स, जहां पर मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है और कोई कंडीशन किसी दूसरे कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या सॉरी डिपेंडेंट है। एवरी कंडीशन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दो ही पैरामीटर है डिसीजन मेकिंग के, एक तो कंडीशंस कितनी हो सकती है और दूसरा कोई कंडीशन किसी दूसरे कंडीशन पे डिपेंड है या नहीं है, राइट। फॉर दिस वी हैव सीन अ गुड एग्जांपल। एम्प्लॉय आईडी का चेक करने के बाद पहले हमने देखा कि एक कंपनी है जिसके अंदर एम्प्लॉय के कुछ कोड्स हम रिसेप्शन पे पूछा जाता है। अगर उसका एम्प्लॉय आईडी 0 से लेकर 10 तक का है तो उसको उसकी सैलरी भी पूछी जाएगी। अगर उसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है तो वो परमानेंट एम्प्लॉय है, ऐसा उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर उसकी सैलरी 10,000 से नीचे है तब उसको टेम्पररी एम्प्लॉय है, ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर उसका एम्प्लॉय आईडी 0 से लेकर 10 तक का नहीं है तब उसको डायरेक्टली बोला जाएगा कि यू आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी। ठीक है।